लास्ट के वीडियो लेक्चर तक हमने देखा था कि हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और हमने ये भी देखा था कि दो स्पेशल फंक्शंस थे हमारे, e की पावर x और हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x के लिए हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो इसी सीरीज़ में जब हम आगे चलते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम देखेंगे स्पेशल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जो हमारे साइन x और कॉस x, साइन ax कॉस ax, उसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, इसमें क्या क्या केस बनते हैं और क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि हम पहले देखते हैं कि साइन ax और कॉस ax के अंदर जो हमारा पहला केस आता है कि यदि हम यहाँ पे चेक करते हैं साइन ax है और उसमें हम डिवाइड बाय जिसका ऑपरेटर है वो f ऑफ d स्क्वायर है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, उसमें भी जो हम नीचे होता है वो f ऑफ d स्क्वायर होता है। इसके अंदर भी मैंने कल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में भी f ऑफ d स्क्वायर आता है। ठीक है, बाकी से e की पावर x के जो फंक्शंस होते हैं उनमें f ऑफ d देखते हैं, लेकिन इनमें हम देखते हैं f ऑफ d स्क्वायर। तो यदि साइन ax के ऊपर f ऑफ d स्क्वायर 1/f d² यदि ऑपरेटर अप्लाई होता है तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आता है वो आता है 1/f ऑफ माइनस a स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने की बात है, f ऑफ माइनस a स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है और इनटू में है साइन ax, जहाँ पे f ऑफ माइनस a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी हमारे दोनों केस अप्लाई हो सकते हैं। सेम ऐसे cos ax के अंदर भी है और उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है 1/f d²। तो इसके लिए यदि हम निकालते हैं और हम देखते हैं कि जब d² की जगह माइनस a स्क्वायर रख के देखते हैं तो वहाँ से यदि हमारा f ऑफ माइनस a स्क्वायर यदि नॉन जीरो निकल के आता है तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो हो जाता है 1/f ऑफ माइनस a स्क्वायर और cos ax, जहाँ पे f ऑफ माइनस जो a स्क्वायर है वो हमारा वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत जगह यूज़ होते हैं, बस हमें याद ये रखना है d² की जगह रखना है माइनस a स्क्वायर, ना कि माइनस a का होल स्क्वायर। ये बात याद रखना और कन्फ्यूज जाते हैं। हम बात करें माइनस a स्क्वायर की, ना कि माइनस का a का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर नहीं है। तो याद हमको ये रखना है माइनस a स्क्वायर हम बात कर रहे हैं, तो d² की जगह क्या रखना है हमको माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारी बात ये हो जाती है। और जब जिस केस के अंदर ये अप्लाई नहीं होते, ये हमारा अप्लाई नहीं होता, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है कि जो नीचे मतलब जैसे f ऑफ माइनस a स्क्वायर जहाँ जीरो आने लगता है, जब नॉन जीरो आएगा तो ये हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब f ऑफ a स्क्वायर जीरो आने लगता है तो उस केस में क्या होगा कि नीचे एक फैक्टर होगा d² प्लस a स्क्वायर का, जो इसको नीचे जीरो कर रहा होगा। उस केस में इसकी पावर n है इसकी, तो इसका यदि कॉस पे हम अप्लाई करते हैं इसको तो इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2a की पावर n इंटू एड फैक्टोरियल और cos ax प्लस n π/2। इसी प्रकार से यदि हम ये सेम ऑपरेटर है ये साइन ax के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो इसके वैल्यू -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n फैक्टोरियल इंटू साइन ax प्लस n π/2। तो आज हम जो ये चार फॉर्मूले हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे इन फॉर्मूलेस को अप्लाई कर सकते हैं और फिर आगे धीरे हम क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आज मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों निकालना बताऊंगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 y, और ये अप्लाई हो रहा है cos 2x के ऊपर cos 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m² प्लस m² माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m के अंदर एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई है ये, और इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो m हमारे पास m की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 और -1। ठीक है, तीनों रियल वैल्यूज हैं। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू
C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स प्लस x इंटू C3 e की पावर माइनस एक्स। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ गया। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा राइट साइड में फंक्शन है cos 2x, इसके अंदर डिवाइडेड बाय करेंगे इस ऑपरेटर का डी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस माइनस टी और माइनस 1। और यहाँ से समझने की ज़रूरत है। यहाँ से हम आगे, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम cos और sin हमारा फंक्शन जो होता है राइट साइड में qx और उसके ऊपर यदि हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं। उसके अंदर हम हमेशा ये देखते हैं कि x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रख के देखेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन नीचे से 0 होती है, कौन सा फैक्टर 0 करते हैं, कौन सा फैक्टर 0 नहीं करते। तो यहाँ से जब इसमें रखेंगे तो जहाँ जहाँ हमको डी स्क्वायर दिखेगा उसकी जगह माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसके हो जाएगी -4। तो जैसे हम रखेंगे तो ये जगह cos 2x और नीचे जो डी क्यूब है इस डी क्यूब को लिख सकते हैं हम डी इंटू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। ठीक है, यहाँ हमने इसको रख दिया है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ से कि जहाँ यहाँ डी स्क्वायर है उसकी जगह रखेंगे हम -4, डी स्क्वायर की जगह -4 रखेंगे तो ये जगह cos 2x डिवाइडेड बाय डी इंटू -4, ये हो जाएगा -4 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस टी माइनस 1, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब नीचे इसको देखते हैं हम तो ये हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई ये -4d, ये 4d, तो ये हो गया -5d और -5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेथड है मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसको आगे सॉल्व करने की। अब जैसे हम नीचे देखते हैं कि अब जो नीचे जो टर्म हो गई हैं वो टर्म हो गई है ओनली डी के अंदर, डी स्क्वायर की टर्म नहीं है। हमने लेकिन फॉर्मूला देखा तो उसके अंदर नीचे डी स्क्वायर की थी, जिसको डी स्क्वायर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करते हैं इसको cos 2x और डिवाइडेड बाई, यदि -5 कॉमन ले तो -5 और d + 1 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं क्या है कि नीचे जो टर्म है यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म है, डी ओनली डी की टर्म है, इसको डी स्क्वायर की टर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, डी स्क्वायर की टर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको d-1 और d-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम d-1 और d-1 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे याद रखना है कि d-1 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे स्क्वायर का टर्म आ जाए और हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकें। तो नीचे स्क्वायर का टर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से d-1 और d-1 से जैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं उस प्रकार से कर देंगे। d-1 से मल्टीप्लाई और नीचे -5 चल रहा है तो ये हो जाएगा d-1 cos 2x और नीचे हो जाएगा ये -5 और d-1 और d+1 हो गए d स्क्वायर -1। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसके लिए हो जाएगी आगे d-1 अपॉन -5 और इसको अलग लिख लेते हैं cos 2x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर -1। इसको लिख लिया। अब हम हमारा जो ये है फॉर्मूले के हिसाब से बन गया। फॉर्मूले में हमने कहा था कि जब भी साइन और कॉस ऊपर होते हैं तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह रखते हैं -a स्क्वायर। तो -2 स्क्वायर रखेंगे तो डी स्क्वायर की -4 रखेंगे और नीचे रख के देखते क्या वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे -4 रखेंगे तो ये 0 नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से प्रोसीड कर जाएंगे आगे। तो जाएगा d-1 -5 और ये हो जाएगा cos 2x और नीचे -4 -1। हमने क्या करा, जो डी स्क्वायर था इसकी जगह रख दिया -4 तो -5 हो गया और नीचे भी -5 तो नीचे ये कट के रह जाएगा। तो ये कट के रह जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा d-1 और 5 × 5 25 और ये ऊपर रह जाएगा cos 2x। अब हमने क्या है, नीचे जो d वाले टर्म से सारे हट चुके हैं, अब ऊपर d रह गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डी ऑपरेटर क्या होता है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/25, d को जैसे अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d cos
2x माइनस कॉस 2x। ठीक है, अंदर ही चला गया ऑपरेटर। अब ये 1/25 और d cos 2x का मतलब है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो -2 sin 2x और माइनस कॉस 2x। तो ये हमारा जो निकल के आ गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ चुका है। और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ गया। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो हमारा था c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x प्लस x c3 e⁻−x। हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो ये प्लस ये करके हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया कि जो हमारे जो फॉर्मूले थे उसको यूज़ करते हुए आगे हम बढ़े हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं हम आगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें जो अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे वो हमारा जो दूसरा जो फॉर्मूला था कि जिसके अंदर हमारा जो नीचे वाली टर्म्स थी वो जीरो हो रही थी। जैसे हम d² की जगह -a² रख रहे हैं और नीचे की टर्म्स जीरो हो रही हैं, तो उसी पे बेस्ड हम आगे का एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल है d² + a² का होल स्क्वायर, और ये हमारा ऑपरेटर हो गया। और ये ऑपरेटर हो रहा है y पे और वैल्यू दे रहा है साइन ax। ठीक है, ये वैल्यू हमारे दे रहा है। तो ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी नहीं है हमारा। इसका हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम निकाल सकते हैं। अब मैं यदि पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करूँ तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा साइन ax डिवाइडेड बाई d² + a² का होल स्क्वायर। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने बताया साइन और कॉस होता है, तो हम नीचे क्या करते हैं d² की जगह -a² रखते हैं। जैसे d² की जगह -a² रखेंगे तो यहाँ पे -a², यहाँ पे +a², तो नीचे वाली टर्म जीरो हो रही है, तो हमको दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो दूसरा वाला हमारा फॉर्म था वो इस प्रकार से था कि साइन ax, इस पे ये ऑपरेटर है 1/d² + a² की पावर n। ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है -1 की पावर n, x की पावर n, 2a की पावर n और n फैक्टोरियल, और ये हो जाता था साइन nx प्लस n π/2। ये हमारी वैल्यू निकल के आती थी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे a आएगा ना, ax प्लस a/2 ये वैल्यू होती है। अब यदि हम इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं, इसको यदि इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा a की वैल्यू तो a है और n की वैल्यू 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1 की पावर n रखते थे, n की वैल्यू 2 है, और x की पावर 2 और 2a की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल इंटू साइन ax प्लस 2π/2, 2π/2 मतलब पाई। ठीक है, ये हो जाएगी। और यहाँ से -1 का स्क्वायर a 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, नीचे यहाँ से 4 आएगा, और यहाँ से भी यहाँ से आएगा 2, 4 × 2 8 a², और यहाँ से आएगा साइन 90 + थीटा, साइन 180 + थीटा, और साइन 180 + थीटा होता है माइनस साइन a। ठीक है, तो यह यहाँ से हमारा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वाला एग्जांपल देखा, तो इसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। और यदि इसमें हम आगे और क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। और इसमें ये 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। अब इस पे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। मिक्स क्वेश्चन होगा जो हमारा 2 फंक्शंस होंगे जिसके अंदर। तो यदि मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो यदि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो इस बार मैं क्या यूज़ करूँगा, आपको एक पूरा फुल क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालेंगे और जिसके अंदर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे।
और उसमें राइट हैंड साइड के अंदर हमारा भी एक फंक्शन होता था, अभी हम उसमें दो फंक्शन लेके चलेंगे। मिक्स जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो भी यूज़ करेंगे, और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन है d³ माइनस 3d² प्लस 4d, d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई, और ये राइट हैंड साइड में e की पावर x प्लस cos x। ठीक है, अब यदि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, d की जगह m रख के ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगी m³ माइनस 3m² प्लस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई है, और इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो m की वैल्यूज आएंगी वो, क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारी 3 डिग्री की इक्वेशन, तो यहाँ से हमारे जो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। तो सॉल्यूशन आप निकाल लेना, मैं इसका डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ। जो सॉल्यूशन आएंगे वह एक तो आएगा 1, एक आएगा 1 प्लस आयोटा, एक आएगा 1 माइनस आयोटा। 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे इस इक्वेशन के, और इन तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेंगे तो 1 के लिए तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 बराबर c1 e की पावर x। ठीक है, तो और बाकी दो के लिए लिखेंगे, तो यहाँ से हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम कैसे लिखते हैं, e की पावर रियल पार्ट है 1 इंटू x, और बाद में c2 cos, और इमेजिनरी पार्ट भी इसका, इमेजिनरी पार्ट भी इसका 1 है, एक 1 है और एक -1 है। तो इस वाले पार्ट के लिए जब हम लिखेंगे तो इस वाले पार्ट के लिए हो जाएगा एक c2 cos x प्लस c3 sin x, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी क्या निकल के आई है 1। तो यहाँ से हम यहाँ रख सकते हैं, ये तो हमारा हो गया रियल पार्ट के लिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x प्लस cos 2x, और डिवाइडेड बाई, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2, इससे डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड में हमारे पास दो फंक्शन थे, दोनों के अलग अलग हम वैल्यूज हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। तो जब हम e की पावर x के लिए निकालेंगे तो e की पावर x डिवाइडेड बाई d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2, और प्लस cos 2x, और डिवाइड बाई d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2। दोनों फंक्शंस के लिए अलग अलग लिख लिया हमने यहाँ से। अब हम देखते हैं कि पहले cos के लिए सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हम cos का फॉर्मूला भी पढ़ा है। तो cos में हमको क्या रखना है, यहाँ पे ऊपर है cos 2x, तो मतलब d² की जगह क्या रखना है, -2 का स्क्वायर रखना है, और -2 का स्क्वायर -2 इंटू मतलब d² की जगह रखना है हमको -2 स्क्वायर बराबर -4 रखना है। तो -4 जैसे हम रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस cos 2x, और ये d³ है तो d³ की -4d, d³ को हम लिख सकते हैं d इंटू d², और d² की जगह -4 तो 4d माइनस, जैसे d² की -4 रखें तो -4 इंटू 3, ये जगह 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4d माइनस 2। ठीक है, तो यही हो जाएगा cos 2x, और नीचे हो जाएगा -4d से ये 4d कैंसिल, नीचे बच जाएगा 12 माइनस 2 बस बिल्कुल 10। तो हमारा जो cos वाला जो पार्ट है उसके लिए हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ चुका है वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, cos 2x नहीं है, ये cos x है, cos 2x नहीं है, cos x है। तो हमारा जो ये
यहाँ है वो चेंज हो जाएगा, गलती से मैंने cos 2x लिख दिया। cos x के लिए यदि हम सॉल्व करेंगे इसको, cos x के लिए सॉल्व करेंगे तो अब हमको डी स्क्वायर के लिए क्या रखना है, -1 का होल स्क्वायर रखना है। तो -1 का होल स्क्वायर है -1, तो -1 जैसे रखेंगे तो ये जाएगा प्लस cos x, और जैसे -1 डी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -d, और माइनस अब डी स्क्वायर के लिए -1 रखेंगे तो ये जाएगा +3 + 4d - 2, और जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 4d में से 1 गया तो 3d, और d में से 3 में से 2 गया तो 1, 3d + 1 ये हो गया। ठीक है, तो 3d + 1 हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया जैसे नीचे स्क्वायर का टर्म होते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन स्क्वायर टर्म नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3d - 1 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3d - 1 से, तो इससे क्या होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 3d - 1, ये अप्लाई होगा cos x के ऊपर, और नीचे हो जाएगा 9d² - 1। ठीक है, नीचे 3d - 1 और 3d + 1 आपस में a + b - b से 9d² - हो जाएंगे। अब यहाँ पे d² वापस आ गया, तो d² की जगह हम क्या रखना है, वापस -1 रखना है। जैसे -1 रखेंगे तो -9 हो जाएगा, और -10 हो जाएगा, तो -1/10 और 3d - 1, और ऊपर आ जाएगा cos x। अब यहाँ से -1/10, अभी 3d जब cos x पे अप्लाई होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देगा, तो ये जाएगा 3, और जब d cos x पे होगा तो sin x आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कर देगा, और ये -1 से अप्लाई होगा तो cos x हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी, ये हमारी वैल्यू निकल के आई cos x के लिए, अलग से सॉल्व करें। अब हम e⁻x के लिए करेंगे। ठीक है, e⁻x के लिए मैंने आपको बताया था कि e⁻x में हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करेंगे, d की जगह रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, तो a की वैल्यू, और a हमारा यहाँ पे क्या है, e⁻x है, तो e⁻x है तो a हमारा 1 हो गया। तो 1 क्या करेंगे, पूरे d में रख के देखेंगे, और यदि 1d d में रख के देखेंगे, यदि हमारा 0 आता है तो उस टर्म को अलग कर लेंगे जो हमारा टर्म 0 कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम यदि 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा तो हमको उस टर्म को अलग कर देना है जो 0 इसको करता है। तो जो टर्म 0 करेगा उसको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ से इसके जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा e⁻x, और नीचे आ जाएगा d - 1, क्योंकि ये इसको 0 करेगा, और इसके अलावा जो इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा दूसरा, वो आएगा d² - 2d + 2, d² - 2d + 2। यदि आपको ये निकालना नहीं आता तो आप क्या करना, इस वाले जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर d - 1 का भाग लगा देना, तो भाग से ये निकल के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यदि थोड़ा साइड में लिखूँ, थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि आपको दिख जाए आसानी से, तो ये निकल के आ जाएगा e⁻x डिवाइडेड बाय d - 1 और d² - 2d + 2 -2d। अब हमको यहाँ पे ये पता है, कि जो d - 1 वाली टर्म है वो उसको नीचे 0 बना रही है, बाकी ये टर्म इसको 0 नहीं बना रही। तो इसमें क्या करेंगे, हम d की जगह 1 रख देंगे। जैसे d की जगह 1 रखेंगे तो ये जगह 1 - 2 + 2, तो -2 और +2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 आ जाएगी, जैसे हम इसमें 1 रखेंगे। तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, जैसे ये वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास इधर बच जाएगा e⁻x, नीचे आ जाएगा d - 1। ठीक है, ये हमारे यहाँ से आ गया। अब मैंने कल इसमें बताया था कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन या आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, या फिर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x × e⁻x। ये हमारा कल वाले लेक्चर से आ गया, ये हमारा आज वाले लेक्चर से आ गया। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ से आई, ये वैल्यू यहाँ से आई, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आई ये इसको भी ऐड कर देंगे। फाइनल आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इनका जो एडिशन हो जाएगा वो हमारा इस इक्वेशन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हम कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके लिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे हम यहाँ से इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो
अब हम लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं और आने वाले लेक्चर में देखेंगे किसी पॉलिनोमियल के लिए हम कैसे इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं।